सर एक चीज़ और है कि जो कुछ हमारे यहाँ दिखा 2 साल पहले रिटेल लगा हुआ है, खरीद रहा है और एफआईज बेच रहे थे, तब इतना फर्क नहीं पड़ा, हमारे मार्केट मजबूत ही रहे। क्या कोरिया में भी कुछ वैसा ही हो रहा है अब? और क्या साल 2 साल बाद कोरिया के मार्केट का हाल भी वही होगा जो हमारा हमारा है इस वक्त? 100% होगा। और पहले भी हुआ था। हम्म। 2 साल पहले के रिटर्न देखें, पिछले 5-7 साल के। तो इन 2 सालों में वहां पे एफआई फ्लोज नहीं आए। हम्म। वो इसलिए इस साल बाय द वे हमारे इंडिया से करीब $30 बिलियन या $29 बिलियन निकाले हैं इस साल, मतलब December 31 से। और कोरिया में 4-5 दिन पहले तक 75 बिलियन के करीब निकाले थे। यहाँ पे निकालने हैं क्योंकि मार्केट चल नहीं रही, और वहां पे निकाले हैं क्योंकि वो स्टॉक्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं कि लोगों को हैंडल नहीं हो पाता कि इतना ज्यादा कैसे कोई स्टॉक बढ़ सकते हैं। तो वहां पे पब्लिक स्पेकुलेशन चल रही है, हमारे यहाँ पब्लिक सपोर्ट चल रही है। बट पॉइंट इज कि अगर अर्निंग बहुत अच्छी हो तो किसी की सेलिंग से भी इतना फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम यही कहते हैं, अगर इंडिया की अर्निंग ग्रोथ 15% के करीब जो पहले एक्सपेक्टेशन था, फिर ये 1-2 महीने खराब हो गए ऑयल के कारण। बट अगर 15% 14% टाइप अर्निंग ग्रोथ आ जाए तो अपने आप लोग आ जाते हैं, फिर आपको इतना ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। अच्छा सर, ये समझाएं जरा, एक्सचेंजर का गाइडेंस 1% घटाना, वो भी 3 से 5% की बजाय 3 से 4%, 1% गाइडेंस एक्सचेंज का सत्रह एक्सचेंजर परसेंट का बढ़ा घटाना, दिया। इतना हमारे आईटी स्टॉक को पंक्चर कर देता है पूरा, ऐसा क्यों? वो तो करना है जी, मैं बता रहा हूँ ये लोग क्या कंफ्यूजन में, सारी गलती क्या है। हम्म। ये जो हमारे म्यूचुअल फंड वालों की है सबसे ज्यादा, हम्म। तो पब्लिक तो बेचारी फॉलो करती है हम्म। कि ये सस्ता हो गया। ये ना 10 साल के एवरेज पे आ गया। कोई एक्सपेक्ट पी, तो एवरेज का क्या मतलब होता है कि मतलब कोई चीज बिलो एवरेज कभी नहीं होगी, खाली एवरेज ही होगी। या एवरेज होगी या अबव एवरेज होगी। सेकंड थिंग इज, ये लोगों ने कहा है कि अगर अनसर्टेनिटी हो, स्टॉक गिर रहा हो, तो आप उसको खरीदें तो नॉर्मली यू डू वेल। लेकिन वो होता है कि अगर जो अनसर्टेनिटी है, जो नर्वसनेस है जिससे मार्केट गिर रही है, वो बिजनेस रिलेटेड ना हो, वो मार्केट रिलेटेड हो। कि जी जियो पॉलिटिक्स हो गई है, गवर्नमेंट चेंज हो गई है, या एफआई ने बेच दिया है, उससे उस कंपनी की अर्निंग्स को वैसे तो फर्क नहीं पड़ रहा है इन चीजों से, लेकिन स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, तो वो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि आप बिजनेस नहीं आपका अफेक्ट हुआ, आप ये स्टॉक खरीदो। इसमें बिजनेस ही अफेक्ट हो गया, किसी को पता ही नहीं है, कंपनी को ही नहीं पता कि मेरी क्या ग्रोथ होनी है। आप सोचिए कि जो इंडिया का बिगेस्ट ग्रुप है, उनके चेयरमैन का एक पेज का एडिटोरियल टाइप आया कि ये $1 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी है, और 12 घंटे में कहते हैं कि हम कोई किसी बंदे को हायर नहीं करेंगे। तो किसके लिए है वो अपॉर्चुनिटी? हम्म। इसका मतलब इंडिया के लिए तो नहीं है ना। एक कंपनी के लिए हो सकती है, क्योंकि अगर वो कस्टमर तो बाहर का है, वो भी इंडियन नहीं है। 1 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम एक बंदा नहीं हायर करेंगे, तो आप बता रहे हो कि कुछ नहीं पता किसी को। बात तो सही, आपने एकदम पर्सपेक्टिव में सही रखा कि इसी वजह से आईटी शेयरों में डर और गिरावट आईटी कम। में बिजनेस अनसर्टेनिटी है। हम्म। ये नहीं है कि मार्केट अनसर्टेनिटी ले लेनी चाहिए। ठीक बात है, हाँ। मार्केट अनसर्टेनिटी होता है कि ऑयल बढ़ गया तो गिर जाएगा ऑयल, अगर उसका इन्फोसिस से क्या मतलब है ऑयल का, वैसे तो अगर हम्म। उस चीजों में गिर जाए तो आदमी का नहीं कि फायदा होगा। हम्म। अभी सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी बिजनेस की है। और मैंने आपके किसी इंटरव्यू में बोला था, वो कहते हैं कब खरीदेंगे। मैं कहा जब कंपनी वाले बोलेंगे खरीदो, हम खरीद लेंगे। कंपनी वाले आके बोले हमारी ग्रोथ 3% या 8 है, हम कहेंगे फटाफट लो। वो अपने आप बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं है हम। वो इससे पहले एक और कंपनी आई थी, मैं नाम नहीं बोल रहा, जो अभी जिसका वो हुआ था एनालिस्ट मीट, हम्म। एक हफ्ता पहले वाला, नॉट लास्ट वाला। हम्म। तो उन्होंने कहा कि 25% डिक्लाइन होगा इन एग्जिस्टिंग बिजनेस, अच्छा। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन साइज, हम्म। मतलब। तो हम्म। वो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो एआई वाला बिजनेस है वो ऑफकोर्स ज्यादा ग्रो करेगा। लेकिन अब क्या आपका दो बिजनेस है। एक नया बिजनेस है जो एआई हेल्प कर रहा है लोगों की, उसमें आप 40-50-100% ग्रो कर सकते हो, लेकिन उसका वेट है अभी 5-7%। जो 95% आपका पुराना बिजनेस है वो डिक्लाइन हो जा रहा है। तो इसको आप वो कैसे करें। हम्म। लेकिन एक्सेंचर में एक और न्यूज स्टोरी बनी है कि अगर आप उसकी एनालिसिस करें, तो वो एआई का ये नहीं कह रहे हैं कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। मेन बात है इस साल कोई आपके ऊपर पैसे नहीं खर्च रहा, बिकॉज उन्होंने चैट जीपीटी और उसके टोकन में सारे पैसे खर्च दिए। हम्म। अगर आप सोचिए कि एंथ्रोपिक का कहते हैं कि $40 बिलियन का रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है, हम्म। एनुअलाइज्ड एनुअलाइज्ड। तो जिन्होंने 40 बिलियन एंथ्रोपिक पे खर्च दिए और 25-30 बिलियन ओपन एआई पे खर्च दिए, बाकी पता नहीं ग्रोक उसमें जेमिनाई पे कितने खर्चे कंपनियों ने, वो 70-80 बिलियन कहाँ से निकाले। हम्म।
वो हमारे आईटी वालों कहते हैं पैसे कम करो जी, हमारी वो कम करो, या अभी हम कंफ्यूज है, अभी हम नए ऑर्डर नहीं दे रहे, या पुराने वाले की प्राइसिंग कम करो। उसके बीच में कैसे कोई बोल सकता है कि ये सस्ता महंगा हो गया? पता है किसी ने कुछ नहीं। हुँ, ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे समझाया भी। ऐसे में सर युद्ध खत्म होने के बाद क्या कुछ पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं कि वही कंपोज़िशन वही रहेगा, कोई फ़र्क आएगा उसमें? नहीं, हमारे पोर्टफोलियो में फ़र्क ये आ गया कि एक तो हमें ये समझ आ गई कि अगर एफआईआई के प्रेशर को अवॉइड करना है तो थोड़े से लार्ज कैप छोड़ो, मतलब कि नए मत लो, और छोड़ भी दिए हमने। क्योंकि सारी जो सेलिंग है एफआई की वो टॉप 10-12 कंपनीज में है। इसके ऊपर मैंने एक रिपोर्ट में से निकाला था, उसमें मतलब उनकी प्रेजेंटेशन में था कि 2022 में फॉरेनर के 40 की मतलब 41%, 40% के करीब इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में लगे हुए थे। ओके। और अब मतलब अगर फॉरेनर के पास $1 ट्रिलियन के करीब इंडिया में था उस वक्त, उसमें $400 बिलियन खाली 10 कंपनियों में लगे हुए थे। और इन 10 कंपनियों में जो सेलिंग हुई है वो इंडिया की ओवरऑल आउटफ्लो से 3 गुना है। मतलब इंडिया का 4 सालों में कोई $60 बिलियन फॉरेनर ने निकाले हैं। लेकिन इन 10 कंपनियों में करीब 150 पौने 200 बिलियन बेचे हैं। मतलब कि जो बाकी 80-90 उसने एक्स्ट्रा बेचे, वो उन्होंने इंडिया के स्मॉलर मिड कैप न्यू आईपीओ उसमें में लगा दिए। इसलिए मिड एंड स्मॉल आर नॉट फॉलोइंग, उसमें सेलिंग नहीं हो रही, उसमें तो बल्कि बाइंग कर रहा है फॉरेनर आफ्टर सेलिंग द आईटी, कंज्यूमर, इवन बैंक्स। तो उनको अवॉइड करके नए मिड कैप, न्यू कैपिटल गुड्स, डिफेंस, एक्सचेंजेस, ये सब खरीद रहे हैं हम। जो एएमसी, जो उन 4 10 12 15 से दूर रहो। जो पढ़े हैं, जैसे हमें एचडीएफसी बैंक पसंद है, ठीक है, पढ़ा है तो पढ़ा है, बट नए चीज़ों से ये सब चीज़ें करो। ठीक बात है, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। एक और जो थोड़ा कंसर्न लोगों में बन रहा है मानसून को लेकर, थोड़ा डिले हुआ है इस बार भारत में। क्या आपको लगता है कि थोड़ा प्रेशर बाज़ार पे आ सकता है, मुश्किल हो सकता है? मॉनसून का है इशू जी। लेकिन अब पता नहीं, अभी ना डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर आप पिछली वो देखें तो वो कहते हैं कि मॉनसून का इफेक्ट जो है इतने परसेंट होता है, वो 0.5 होता है, वो समझ नहीं आता ना कि किस वैल्यूएशन पे कितना इम्पैक्ट किया जाए। बट वो 4 से 8 महीने इन्फ्लेशन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन अब हम कहेंगे कि मार्केट हमारी 2 साल से चली नहीं, तो उसकी वैल्यूएशन अगर ज़्यादा होती तो ये एक रीज़न होता है। ये कंफ्यूजिंग है। इसलिए इसमें आप स्टॉक बाय स्टॉक कर सकते हैं, जो हमने भी किया है, कि ज़्यादा रूरल फेस्ट ये सब थोड़ा कम कर दें। बट उसमें भी ना समझ नहीं आती, बिकॉज़ अगर थोड़ी मॉनसून कम हो जाए लेकिन प्राइस बढ़ जाए उन चीज़ों की, तो रूरल को वैसे फ़ायदा होता है। आप सोचो ना कि अगर आपने 98% कोई क्रॉप बनाना था, अगर आपने 95 बनाया, तो आपके 3-4% आउटपुट कम हो गया। लेकिन वो 3-4% आउटपुट कम करने में वो स्टॉक, वो उसकी वो राइस, ये वो जो भी हो, 10% बढ़ गया प्राइस, तो फार्मर के तो ज़्यादा पैसे हो गए। वेरी डिफिकल्ट, अनलेस आप सोचें कि बड़ा खत्म हो गया कोई एरिया बिकॉज ऑफ दिस, हुँ। तो होगा, लेकिन आसानी से समझ नहीं आती है। देखिए, भारतीय बाज़ारों में चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि इंडियन मार्केट में बड़ी तेज़ी नहीं हो सकती। बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंडियन मार्केट को बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान इंडियन मार्केट को इसलिए भी हो रहा है कि एफआईआईज़ इंडियन मार्केट से पैसा तो निकाल रहे हैं और कहीं और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। लगातार ऐसा ही पिछले 1 डेढ़ साल से देखने को मिल रहा है और यही सबसे बड़ा कारण है कि इंडियन मार्केट के हालात धीरे धीरे नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, चीज़ यही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा अभी भी इंडियन मार्केट पे है कि कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट बहुत ज़बरदस्त तेज़ होगा। आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट की तरफ से कई चीज़ें दिखाई देगी, लेकिन चीज़ें जो है धीरे धीरे बिगड़ती हुई ही नज़र आ रही हैं। अब यदि आगे भी ऐसा ही देखने को मिला तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि एक समय आएगा जहाँ पे रिटेल निवेशक भी अपना भरोसा छोड़ते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यही है। तो यदि वो दिन इंडियन मार्केट के लिए नहीं आए तो ही अच्छा रहेगा, वरना दिक्कतें और बड़ी इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दे सकती है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट किस प्रकार की चीज़ें करता हुआ नज़र आता है। अब आगे की बात करें बाज़ार की, तो ये तो सबसे बड़ा कारण था कि एफआईआई की वजह से इंडियन मार्केट में चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आई। लेकिन जो दूसरा बड़ा कारण है
वो है एक तरह से रुपये का वीक होना। देखिए रुपया बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आया था और ये चीज़ आपको ही पता है कि किस प्रकार से रुपये में गिरावट हुई है। अब यदि युद्ध ऐसे ही चला तो वो रुपये में और ज़्यादा गिरावट का कारण बन सकता है, रुपये की प्राइसेस और ज़्यादा क्राइसिस कर सकते हैं। तो रुपये का मजबूत होना भी इम्पोर्टेंट इंडियन मार्केट के लिए साबित हुआ है। अब आगे बात करें तो ईरान और अमेरिका के युद्ध का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट पे ज़बरदस्त तरीके से पड़ा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ भागते हुए नज़र आए और ये चीज़ आपको ही पता है कि क्रूड ऑयल किस प्रकार से तेज़ हुआ है। 120-125 डॉलर पर बैरल के हिसाब से भागता हुआ नज़र आया था। अब यदि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में स्थिति सुधरती है तब जाके लगेगा कि इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकता है। युद्ध विराम तो हो चुका है, आपको ही पता है, लेकिन फिर से चीज़ें बदलती हुई नज़र आई। फिर से हार्मुज स्ट्रेट बंद होता हुआ नज़र आया। हार्मुज स्ट्रेट बंद होने का मतलब है कि क्रूड ऑयल में फिर से तेज़ी देखने को मिलेगी और वैसा ही आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो अब देखना होगा कि चीज़ें जो है किस प्रकार से बदलती हुई नज़र आएगी। कल का मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। निफ्टी फ़िलहाल 24,000 के ऊपर है, 24,250 के ऊपर निफ्टी में बड़ी तेज़ी है। 23,800-850 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी 57,700 के लगभग है, 57,850, 58,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ही यदि बाज़ार में स्थिति सुधरती रहती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकती है। फिलहाल तो एफआईज की तरफ से अच्छी खासी बाइंग शुक्रवार को देखने को मिली थी। 3 से 4 सेशन यदि ऐसे ही बाइंग और देखने को मिलेगी 4 से 5,000 10,000 करोड़ की, क्योंकि सेलिंग का आंकड़ा बहुत बड़ा था, तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी बड़ा सहारा दिखाई देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।